हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म के बारे में। और कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो है कोलाइडी कणों पर आवेश। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, कोलाइडी कणों पर आवेश की बात करें तो आपको पता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो आपके ऋणावेश और धनावेश दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कोलाइडी कणों पर आवेश की बात करें तो ऋणावेश धनावेश दोनों ही होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आपको मैंने पीछे बताया था कि किस तरीके से अगर आपके पास ताजा बना अवक्षेप है तो उस ताजे बने अवक्षेप से आप कैसे कोलाइडी कण प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है कोलाइडी कणों पर आवेश, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर लास्ट वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो देखो, यहाँ पर कोलाइडी कणों पर आवेश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, परख नली है। ठीक है, और इस परख नली में आपके पास क्या है, आपके पास है अवक्षेप। अवक्षेप आपको पता ही है, अवक्षेप क्या चीज है। यहाँ पर ये आपका क्या है, इस तरीके से अवक्षेप है। ठीक है, अब ये जो आपका अवक्षेप है ये ताजा बना हुआ अवक्षेप है और इस अवक्षेप को आपने किस में डाल रखा है, इस अवक्षेप को आपने जल में डाल रखा है। ठीक है, आपको पीछे वाला टॉपिक अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम क्या लेते हैं, जल लेते हैं और हमारा जो अवक्षेप होता है उसमें हम क्या डालते हैं, एक विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। ठीक है, एक विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारा अवक्षेप है, अब यहाँ से हमारे समझने वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। अब जो हमारा ये अवक्षेप है वो आप मान लो कि आपका जो अवक्षेप है वो है AgI का। AgI का आपका अवक्षेप है। अब AgI का अवक्षेप है तो यहाँ पर आप विद्युत अपघट्य के रूप में दो चीजें ले सकते हो, है ना। या तो आप ले सकते हो AgNO3 या फिर आप ले सकते हो Ki। आपको ध्यान में रखना है कि इनमें कोई दो, मतलब जो आपका अवक्षेप है, अगर आप कोई विद्युत अपघट्य ले रहे हो तो उस विद्युत अपघट्य में से अवक्षेप का कोई एक आयन कॉमन होना जरूरी है, तभी हमारा जो अवक्षेप है वो कोलाइडी कणों में टूट जाता है। ये आपको पहले बता रखा है और अभी भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, लेने को तो आप AgNO3 भी ले सकते हो और लेने को आप क्या ले सकते हो, लेने को आप Ki भी ले सकते हो, ये आप पे चॉइस है। ठीक है, मान लो आपने क्या ले लिया, AgI जो आपका अवक्षेप है उसके ऊपर आपने विद्युत अपघट्य के रूप में मिला दिया AgNO3। जैसे ही आपने इसमें AgNO3 मिलाते हैं तो जो आपका AgI का अवक्षेप है, यहाँ पर देखना, ये जो आपका AgI का अवक्षेप है, AgI का जो आपका अवक्षेप है इसमें आपने मिला दिया AgNO3। AgNO3 मिलाते ही जो आपका अब इसमें कॉमन आयन कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें कॉमन आयन Ag+ आयन है। तो ये जो Ag+ आयन है वो कहाँ आ जाते हैं, वो आपके जो अवक्षेप है उसके चारों तरफ इस तरीके से बॉन्ड बना देते हैं। Ag+ करके क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जुड़ जाते हैं। जैसे ही ये इसके चारों तरफ जुड़ जाता है तो आपको पता है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब ये चारों तरफ किससे जुड़ गया, आपका प्लस से जुड़ गया। अब अगर चारों तरफ ये प्लस से जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो आयन होंगे ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आपको पता है कि जब पॉजिटिव की बात आती है तो समान को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेशित वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, और सभी बच्चे जानते हैं कि समान को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आयन वाले होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर आपने ले रखा है AgI का अवक्षेप। AgI के अवक्षेप में जैसे आपने ताजे बने हुए जल में AgNO3 विद्युत अपघट्य के रूप में मिलाया, विद्युत अपघट्य के रूप में मिलाने के कारण जो आपका Ag+ है वो चारों तरफ, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इसको घेर लेगा। अब Ag+ सारे Ag+ है तो अब इनके बीच प्रतिकर्षण शुरू हो जाएगा। जैसे इनके बीच प्रतिकर्षण शुरू होगा तो आपके जो ये अवक्षेप है वो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अवक्षेप इस तरीके से
दूर दूर हो जाएंगे और आपका जो प्रत्येक अवक्षेप है इसके ऊपर Ag प्लस आ जाएगा। अब ये दूर दूर हो किसके कारण से रहे हैं, तो Ag प्लस के कारण ही रहे हैं, क्योंकि इनके बीच ही प्रतिकर्षण है, वरना अवक्षेप तो अपनी जगह पड़ा रहता। समझ आ रही है मेरी बात। कोलाइडी कण का निर्माण ही यहाँ पर विद्युत अपघट्य के मिलाने के कारण हो रहा है। कोलाइडी कण जो है वो विद्युत अपघट्य पर डिपेंड कर रहा है, और विद्युत अपघट्य भी आपको ऐसा लेना है जो आपके अवक्षेप से कोई एक आयन तो मिलना चाहिए, ताकि प्रतिकर्षण बहुत अच्छे से हो सके, और प्रतिकर्षण होगा तो आपका कोलाइड कण बन जाएगा। समझ आ रही बात। अब देखो, ये तो था कि अगर आप AgI में AgNO3 मिलाते हो तो अवक्षेप के रूप में आपको ये इस तरीके से आपकी संरचना बनती है, और इस संरचना के बाद आपको इस तरीके से कोलाइडी कण मिल जाता है। अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये आपस में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव आयन हैं। अब पॉजिटिव आयन है तो ये इसको रिपल करेगा। देखो, अगर बात करें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब वो सारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कोई किसी को आकर्षित ही नहीं करेगा, तो कैसे ये आपस में मिलेंगे? समझ आ रही बात। तो ये आपका कोलाइडी कण यहाँ बन जाता है। नेक्स्ट, ये तो था कि हम अगर AgI लेते हैं तो हमारा जो बनता है उसको अपन क्या लिखते हैं, AgI Ag प्लस, ये हमारी संरचना बनती है। क्लियर बात। अगर हम AgI के अंदर क्या मिला देते हैं, Ki, क्या मिला देते हैं यहाँ पे Ki, और यहाँ पे हम क्या मिला देते हैं, AgNO3। ये चीज ध्यान में रखना, इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ। AgNO3 मिलाएंगे तो ये बनेगा, लेकिन अगर Ki मिलाओगे तो अब क्या होगा कि जो हमारा AgI है इसके साथ कौन सा आयन आ जाएगा, I-, क्योंकि अब इनमें कॉमन कौन सा है, इनमें कॉमन I- आयन है। ठीक है, यानी अब यहाँ पर क्या संरचना बनती है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर इस तरीके से आपका क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप में अगर आपने Ki मिला दिया, अवक्षेप AgI का है, आपने इसमें Ki मिला दिया, Ki मिलाने के कारण इसके चारों तरफ कौन सा आयन आ जाएगा, I- आयन आ जाएगा। अब ये जो I- आयन है, अब ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज के हैं। नेगेटिव चार्ज के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने के कारण जो इनकी संरचना बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। और आई थिंक अब जो ये टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। इसमें मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखें और चीज़ों को लिख लिख के याद करना शुरू करें। देखो, एक बार समझ आने के बाद है ना, जैसे आप लोग क्लास करते हो, क्लास अटेम्प्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे क्लास ऑफ होती है ना आपकी, एक रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो और देखा करो कि आपने कितनी की चीज़ें याद रख ली। खुद लिख के देखो। अगर आप 100 लिख रहे हो, वैसे 100 पूरा नहीं होता, 80% बच्चा लिख लेता है। 80% भी लिख लेते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। जो 20% रह जाता है उसको दोबारा देखो। दोबारा देखने के बाद आपका वो पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, अपना के देखना। 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि कोलाइडी कणों पर आवेश किस तरीके से है, तो इस तरीके से हमारे कोलाइडी कणों पर आवेश का निर्माण होता है। और आपको ध्यान में रखना है, कोलाइडी कण जो होते हैं वो आपके ऋणावेश भी होते हैं, वो आपके धनावेश भी होते हैं। दोनों आवेश जो है कोलाइडी कणों पर पाए जाते हैं, पाए जा रहे हैं। यहाँ पर धनावेश पाए जा रहे हैं, यहाँ पर ऋणावेश। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक समझ आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो। बात आती है कि आप बोलोगे कि मैम ये जो हमने विलयन लिया, ठीक है, मान लो इसमें हमने मिला दिया AgNO3। एक और डायग्राम हम बना लेते हैं। एक और डायग्राम मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं वही सारी चीजें। एक तो हमने ले लिया AgI, जिसे हम बोलते हैं अवक्षेप या PPT। इसे अपने क्या बोलते हैं, अवक्षेप या PPT। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सारी चीजों को। ठीक है, इसमें हमने मिला दिया क्या, जल। आपको पता है जल भी मिलाना जरूरी है। और हमने इसमें अभी वाले में क्या मिला दिया, KI। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप कहोगे कि मैम यहाँ पर हमने तो AgNO3 लिया था। Ag का काम क्या है, Ag ने क्या क्या इन जो अवक्षेप है इनको कोलाइडो में बदल दिया, इनके चारों तरफ आयन बन गए। तो फिर NO3 कहाँ गया,
NO3 कहीं नहीं गया, NO3 आपका जल में बैठा है। NO3 कहाँ पर है, ध्यान में रखना है, NO3 आपका कहीं नहीं गया, NO3 आपका जल में बैठा है, यानी पूरे जल में आपका NO3 माइनस जो है, NO3 माइनस इस तरीके से आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके अवक्षेप के चारों ओर कौन सा आयन आ रहा है, I माइनस आ रहा है, तो पीछे क्या बच जाएगा, K बच जाएगा प्लस के रूप में। तो अब इस जल के अंदर क्या बच जाएगा, K प्लस आयन, क्या बच गया, K प्लस आयन। समझ आ गई बात। अब देखो एक चीज समझ लें इस चीज को, अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये एक प्रकार का द्रव स्नेही कोलाइड बन रहा है। अब मैंने इसको द्रव स्नेही कोलाइड क्यों बोला, क्योंकि ये जो चीज है ये तो आपके पास क्या है, परिक्षिप्त अवस्था। ये जो आपके कोलाइडी कण बन रहे हैं ये क्या है, आपके परिक्षिप्त अवस्था। और जो आपके जल के अंदर जो आपका जल है जिसमें K प्लस है, या फिर जो जल है जिसमें NO3 माइनस है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं परिक्षेपण माध्यम। इसे हम क्या बोल सकते हैं, परिक्षेपण माध्यम। अब देखो यहाँ पर परिक्षिप्त अवस्था जो है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इसको मैं मान लेती हूँ ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, और ये हमारा क्या है, सेकंड है। देखो अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करती हूँ तो इसमें परिक्षिप्त अवस्था के रूप में तो मुझे क्या मिल रहे हैं, धनायन मिल रहे हैं, और परिक्षेपण माध्यम के रूप में मुझे क्या मिल रहे हैं, ऋणायन मिल रहे हैं। धनायन और ऋणायन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और जब परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है तो उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड विलयन कहते हैं। क्लियर है, ये चीज इसमें बात करें तो यहाँ पर जो हमें परिक्षिप्त अवस्था के रूप में मिल रहा है वो हमारा माइनस आयन है, लेकिन जो परिक्षेपण माध्यम के रूप में मिल रहा है वो हमारा क्या है, प्लस आयन है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो मेरा परिक्षिप्त अवस्था है और जो परिक्षेपण माध्यम है इनके मध्य कौन सा आयन पाया जा रहा है, प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन है, आकर्षण होगा, तो ये भी हमारा द्रव स्नेही कोलाइड है। क्लियर बात, यहाँ तक समझ आ गया होगा। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर होता है, क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। और इसको देख के मैं बता सकती हूँ कि अभी आपका द्रव स्नेही कोलाइड है या द्रव विरोधी कोलाइड है, तो सीधी सी बात है दोनों के बीच आकर्षण पाया जा रहा है, तो आपका ये द्रव स्नेही कोलाइड है। समझ आ गई बात। तो इसके बाद हमने जो जो चीजें समझी उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से एक लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई है। उससे पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि देखो ये जो आपका अवक्षेप है, अवक्षेप के ऊपर आपका धनायन का एक परत बन रहा है, ठीक है। इस धनायन के ऊपर ये जो आपका ऋणायन है ना, इसका भी एक परत बन जाता है बिल्कुल इस तरीके से। थोड़ा ये जो परत बन गया ये किसका बन गया, धनायन का। लेकिन जो ऋणायन है वो भी क्या कर लेते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर एक परत बना लेते हैं। आप समझ जाइए, इस तरीके से एक और परत बन जाती है जिसे अपने बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय परत। क्या बोलते हैं सपने, हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय द्विपरत, ठीक है। इस तरीके से पहले आपकी क्या बनती है, हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय द्विपरत बनती है। द्विपरत बनने के बाद इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, ये इनके कण जो होते हैं वो दूर दूर जाते हैं और आपके कोलाइडी कणों का निर्माण होता है, ठीक है। चलो अब हम इसको समझते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, अभी तक क्या क्या चीजें समझी हैं। देखो इसने क्या बोला है, कोलाइडी कण पर हमेशा विद्युत आवेश होता है। मैंने आपको बताया था कोलाइडी कण उस पर आवेश होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विलयन में सभी कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है जो कि धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। अब ये जो आपका विलयन बना है इसमें एक समान आवेश आपको मिल रहे हैं, या तो कई कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा विलयन बन जाता है, मान लो एक टाइप से ये हमारा विलयन बन गया, ठीक है। या तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोलाइडी कणों पर पूरी तरीके से धनावेश बन जाए, या फिर इसमें क्या हो जाएगा पूरी तरीके से आपका ऋणावेश बन जाए। यानी धनावेश बने या ऋणावेश बने,
कुछ भी बने लेकिन वो समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। ये बात इसने सेकंड पॉइंट में बोला है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि कोलाइडी कण पर आवेश आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण से आता है, और यदि कोलाइडी कण ऋण आयनों का अधिशोषण करते हैं तो उनमें नेगेटिव चार्ज आता है। देखो ये क्या बोल रहा है, दोबारा सुनना। कोलाइडी कण पर आवेश आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण से आता है, यानी जो ये जो कोलाइडी कण है, इन कोलाइडी कणों पर जो आवेश आ रहा है ना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वर्णात्मक अधिशोषण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट के वर्णात्मक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये सारा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा वर्णात्मक अधिशोषण से आता है। और यदि कोलाइडी कण ऋण आयनों का अधिशोषण करता है, अब देखो ये कोलाइडी कण है, जब ये आपका ऋण आयनों का अधिशोषण कर रहा था, ऑब्जर्प्शन जब ये ऋण आयनों का कर रहा था, इस पर चार्ज कौन सा आ रहा था, नेगेटिव। और जब कोलाइडी कण धन आयनों का अधिशोषण करेंगे तो उस अपने क्या बोलेंगे, तब हमारा चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यही बातें बोल रखी है इसने कि देखो इसने बोला है कोलाइडी कण पर आवेश आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण से आता है, और यदि कोलाइडी कण ऋण आयनों का अधिशोषण करते हैं तो नेगेटिव आता है। और अगर एक लाइन आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, और अगर वो धन आयनों का अधिशोषण करते हैं तो उनपे पॉजिटिव आता है। कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेश के 2 परतें बनती है। अभी मैंने आपको बताया था ये जो हमारा कोलाइडी कण बन रहा है, ठीक है, जो हम अवक्षेप की बात कर रहे हैं, इसके चारों ओर क्या है, 2 प्रकार के विपरीत आवेशों की परत बन रही है। पहले वाली जो परत बन रही है वो तो आपकी बन रही है किसकी, जो आपके समान आयन वाला था, और जो दूसरी परत बनती है वो आपके जो दूसरी बच गई थी, यानी AgNO3 में अवक्षेप अगर AgI का है तो Ag का तो आपका पहला परत बन गया, NO3 का आपका दूसरा परत बन गया। अब आप खुद बता सकते हो इसमें स्थायी परत कौन सा है, ये वाला। ये परत तो आपका स्थायी नहीं है, ये तो पूरे जल में घुला हुआ है ना। ये परत आपका स्थायी परत कहलाता है, और ये आपका अस्थायी परत कहलाता है। इसको देखते हैं आगे। कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेशों की 2 परतें बनती है। एक परत जिसे अपने फर्स्ट बोल रहे हैं, ये जो आपका फर्स्ट परत है, ये आपका दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है, जिसे स्थिर परत कहते हैं। वह दूसरी परत गतिशील होते हैं, जिसे विसरित परत कहते हैं। स्थिर व विसरित दोनों परतों के मध्य विभवांतर को जीटा विभव कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपका बन रहा है पॉजिटिव, ये आपका है नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव जो है इनके कारण कोई ना कोई विभव होगा, जो नेगेटिव है इनके कारण कोई ना कोई विभव होगा। इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर होगा, उस विभवांतर को उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, जीटा विभव नाम दे रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी ज्यादा टिपिकल पॉइंट था नहीं, सारे इजी थे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अनुसंख्यक गुण के बारे में। देखो अनुसंख्यक के गुण की बात करें तो जो जिस बच्चे ने मेरे से विलयन चैप्टर किया हुआ है ना, उसको तो पता ही है कि अनुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है। अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो किसी भी विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। देखो अनुसंख्या नाम से पता चल रहा है कि अणुओं की संख्या पर जो आपकी प्रकृति है, मतलब सॉरी अणुओं की संख्या पर जिसका गुण निर्भर करे उसे अनुसंख्यात्मक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, बात ये आती है कि यहाँ पे अनुसंख्या गुण का क्या मतलब है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक तो होता है आपका कोलाइडी विलयन, एक होता है आपका वास्तविक विलयन। आपको मैंने पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब बता दिया था वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है। ठीक है, वास्तविक विलयन वे होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। कोलाइडी विलयन वे होते हैं जिनके कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और निलंबन वो होता है जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। ये हम बात कर चुके हैं। बात ये आती है कि अगर सपोज करो, अगर हम बात करते हैं कि एक तो आपके पास है वास्तविक विलयन और एक है आपके पास कोलाइडी विलयन, दोनों में अंतर आपको पता है। इसका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम है और इसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। अगर मैंने समान सांद्रता पर दोनों को लिया, एक तरफ मैंने लिया कोलाइडी विलयन, एक तरफ मैंने लिया वास्तविक विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन को यदि समान सांद्रता पर लेती हूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, किसमें अणुओं की संख्या कम होगी। देखो सपोज करके बताना, बिल्कुल इजी सी बात पूछ रही हूँ मैं आपसे कि मैंने आपको कह दिया कि वास्तविक विलयन में जो अणुओं का आकार है ना वो 1 नैनोमीटर से छोटा है। अब 1 नैनोमीटर से छोटा है और कोलाइडो का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1000 नैनोमीटर एक के बीच की है। ठीक है, अब मैंने कहा कि दोनों की सांद्रता समान है।
अगर दोनों की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता समान है तो ऑब्वियस सी बात हुई ना कि जो आपका वास्तविक विलयन है उनमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी और कोलाइडी में कणों की संख्या कम होगी, क्योंकि इनका आकार है बड़ा और इनका आकार है छोटा, सांद्रता है बराबर, तो इसमें आकार ज़्यादा करेंगे इनका आकार, तभी तो इनका सांद्रता का मान क्या होगा, बराबर। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको कह दिया सांद्रता बराबर है, मैंने आपको कह दिया एक का आकार छोटा है एक का आकार बड़ा है, दोनों की सांद्रता समान है, दोनों को मैंने इतना इतना भर रखा है, ठीक है। मान लो 2 गिलास पानी है, 2 गिलास पानी फुल ग्लास आपने भरा हुआ है, यूं समझो, बिल्कुल इजी सा बेसिक से बताने की कोशिश कर रही हूँ। दोनों ग्लास को आपने पूरी तरीके से भरा हुआ है, पर एक चीज ध्यान रखना है कि एक ग्लास को तो आपने वास्तविक विलयन से भरा हुआ है और एक ग्लास को आपने कोलाइडी विलयन से भरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो वास्तविक विलयन वाला ग्लास है उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी और कोलाइडी विलयन वाले ग्लास में अणुओं की संख्या कम होगी, क्योंकि इनका आकार छोटा है तो ग्लास को भरने में ज्यादा अणु डालने पड़ेंगे और इनका आकार बड़ा है तो ग्लास को भरने में कम अणु डालने पड़ेंगे। बात समझ आ गई, बिल्कुल इजी सा था। अब देखो इसी में यही बात है, दोबारा सुनना कि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है, आपको अभी मैंने बताया बड़ा होता है, अतः समान सांद्रता पर अनुसंख्यक गुणधर्मों के मान वास्तविक विलयन से कम होता है, ठीक है। समान सांद्रता पर जो आपके कोलाइडी कणों का जो मान होगा वो वास्तविक विलयन से कम होगा, बिल्कुल इजी था और देखो समझ आ गया होगा। अब अपने बात करते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखो टिंडल प्रभाव अगर हम आम भाषा में बात करें ना तो आपको पता है कि जैसे मान लो एक आपका पूरा कमरा बंद है और कमरा बंद है और जो रोशनदान है वहां से जब रोशनी आती है, जब धूप की किरणें उसके रोशनदान से कमरे के अंदर एंट्री करती है तो उस धूप की किरणों में आपको छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कण हमेशा दिखाई देंगे आपको, कभी इसको देखना ध्यान से, आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। तो वो चीज़ क्या है, वो टिंडल प्रभाव ही है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर हम इसकी भाषा में समझे तो क्या चीज है कि कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, चारों तरफ बिखेर देते हैं। एक चीज याद रखना, अगर हमें किसी जगह पर रोशनी दिखाई दे रही है ना तो उसका रीजन है कि वहां पे कण पाए जा रहे हैं, वहां पर कण मौजूद है, गैस के कण मौजूद है, धूल के कण मौजूद है, किसी के भी कण मौजूद अगर है तो हमें प्रकाश दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, हमें चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में क्या है, ऑक्सीजन के कण है, नाइट्रोजन के कण है, मतलब विभिन्न गैसों के कण है, साथ ही साथ धूल के कण है। जब भी वो प्रकाश उस पर गिरता है, टकराता है, चमक उत्पन्न होती है, चमक के कारण हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष में, अब अंतरिक्ष की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ना तो कोई धूल का कण है ना ही कोई गैस है, तो इस कारण से वहाँ पर हमें अंधेरा दिखाई देता है। ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो। अब वहाँ पर अगर हम जाए तो चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। सैटेलाइट से जो पिक्चर्स वगैरह भेजी जाती है अंतरिक्ष की वो बिल्कुल ब्लैक होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर धूल के कण मौजूद नहीं होते। अब कोलाइडी कण की बात करें, टिंडल प्रभाव की बात करें तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि जो आपका कोलाइडी विलयन है ना उसमें कोलाइडी कण मौजूद है। कोलाइडी कण में जब हम कोई भी प्रकाश का स्रोत डालते हैं यानी रोशनी जब उस पर गिरती है तो उसमें उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो प्रकाश होता है ना उसको बिखेर देते हैं चारों तरफ। समझ आई बात? ये चीज कोलाइडी विलयन में पाया जाता है, वास्तविक विलयन में नहीं पाया जाता, क्योंकि वास्तविक विलयन के अंदर कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो उनको बिखेरने तक की अपनी वो नहीं रख सकता, एफिशिएंसी नहीं होती उसकी इतनी, ठीक है। तो कोलाइडी कण जो होता है वो क्या करता है, आपके जो अपने बोल सकते हैं जो रोशनी है या जो प्रकाश है उसके कणों को बिखेरने का काम करती है कोलाइडी विलयन के अंदर उपस्थित कण। तो देखो यहाँ पर, और इसे बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था टिंडल, इस कारण से इसे टिंडल प्रभाव कहा गया। अब देखो कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना, ठीक है, प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को क्या करता है, प्रदीप्त करता है। अब देखो ये जो परिक्षेपण अवस्था है ना यही पे प्रकाश के पथ को, यानी अगर आप यहाँ से टॉर्च लाइट जलाओगे ना तो कोलाइडी विलयन में आपको साफ जाती हुई दिखेगी। और यहाँ पर एक चित्र जो है जिससे आप समझ सकते हो इस चीज को,
ठीक है। एक आपका वास्तविक विलयन है, एक कोलाइडी विलयन है। आप देख सकते हो वास्तविक विलयन में तो क्या हो रहा है कि आपका जो कोलाइडी मतलब जो कण है वो छोटे आकार होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन इतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोलाइडी कण की बात करें तो उनका आकार क्या होता है, काफी बड़ा होता है, जिस कारण वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। अब अगर आपको कह दिया जाए, देखो कोलाइडी विलयन का मतलब होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो आकार है वो सारे कोलाइडी विलयन है। अगर मैंने आपको कह दिया एक तो आपके पास 2 नैनोमीटर के आकार का कोलाइडी कण है और एक आपके पास 500 नैनोमीटर आकार का कोलाइडी कण है, दोनों ही कोलाइडी कणों में आएंगे क्योंकि हमारी जो लिमिटेशन के बीच में ही आ रहा है ये मान। अब देखो, अब मैंने आपको कहा कि एक तो 2 नैनोमीटर वाला कोलाइडी कण है और एक 500 नैनोमीटर वाला कोलाइडी कण है। दोनों में से कौन प्रकाश की किरण को ज्यादा बिखेरेगा यानी प्रकीर्णित ज्यादा करेगा? तो आप बोलोगे मैम जिसका आकार बड़ा होता है वही करेगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज आपको नोट डाल के यहाँ पे बताया हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि कोलाइडी कणों का आकार जितना अधिक होगा प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। समझ आई बात? अब ये देखो एक छोटा सा डायग्राम है जिससे आपको समझना है, ये आपका कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन ये टॉर्च यानी अपने कोई भी प्रकाश का स्रोत मान लेते हैं जहां से प्रकाश जाएगा और यहाँ पे उपस्थित जो कोलाइडी कण है वो क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को बिखेरने का काम करेंगे चारों तरफ। क्लियर बात? तो ये हो गया आपका टिंडल प्रभाव। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आप इसका जल्द से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक आज वाले जो टॉपिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी तक हमारा जो कोलाइडी विलयनों का गुणधर्म वाला टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और आशा करते अभी तक जितना करवाया है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 12th में और भी अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।